दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो किसने किए दंगे। मरने वाले मुसलमान, जिनका पैसा करोड़ों की ज़्यादा ख़त्म हुई वो मुसलमान, और इल्ज़ाम भी मुसलमान। मुझे बताइए, जो उमर खालिद को टुकड़े टुकड़े गैंग का मास्टरमाइंड बताया गया था, आज तक वो केस सुनवाई नहीं हो रही है। देश दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत है, सबसे बड़ी जमहूरियत है। तो जमहूरियत में ऐसा होता है 370 पे खाउन बैठा हुआ है, CAA पे खाउन बैठा हुआ है, NRC पे खाउन बैठा हुआ है, बिल्किस पे खाउन बैठा हुआ है। जिन लोगों को छोड़ दिया गया वहाँ पे, जो उमर कैद की सज़ा काट रहे थे गुजरात में, उस पर खाउन बैठा हुआ है। देखिए, उमर खालिद अकेले नहीं है। उमर खालिद के और बहुत सारे साथी हैं जो जेल में बंद है। शर्जील इमाम है, खालिद सैफ़ी है, गुलफिशा हैं, शिफाउर रहमान है, ये सब लोग जेल में बंद हैं। तो ये साबित करता है कि देखिए, हमारे देश के अंदर बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी यानी कोई कंक्रीट एविडेंस के किसी आदमी को कितना जेल में रखा जा सकता है, उसकी एक पहचान, उसकी एक मिसाल उमर खालिद। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे देश में ऐसे काले कानून बना दिए गए हैं जिसमें किसी भी मामले में किसी आदमी को गिरफ़्तार किया जाता है तो पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि वो मुजरिम है। UAPA अगर आपने लगा दिया तो UAPA में जो आदमी को आपने पकड़ा है मुलजिम, उसको साबित करना है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो ये 1.5 साल तक के, अभी तो असल केस शुरू ही नहीं हुआ है, 1.5 साल तक के उमर के केस में बेल पर ट्रायल हुआ लोअर कोर्ट, 1.5 साल। और 1.5 साल के बाद एक लाइन का जजमेंट दिया है अदालत ने कि प्राइमा फेसा केस है, ख़त्म। उसके बाद हाई कोर्ट में जब जाते हैं, हाई कोर्ट में 6 महीने बहस होती है। उसके बाद फैसला 4 महीने के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। 4 महीने के बाद भी एक लाइन का जजमेंट आता है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? इतनी लंबी बहस की है हमारे वकील ने, इतनी मेहनत की, एक एक चीज़ को जोड़ के बताया, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत का एक लाइन का जवाब। तो ये जो अदालत ने हमको, हमारे देश के उन लोगों को जो नई नस्ल के लोग हैं, जिन पर देश की बहुत सारी उम्मीदों का है, उनको मायूस कर रही है इस तरह के फैसलों से। अब सुप्रीम कोर्ट में है, 12 जुलाई को देखिए केस शुरू होगा, अंदाज़ा नहीं कितने दिन चलेगा। नहीं, वो तो हम कह ही रहे हैं आपसे। जिन लोगों ने कहा गोली मारो सालों को, जिन लोग, दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो किसने किए दंगे। मरने वाले मुसलमान, जिनका पैसा करोड़ों की ज़्यादा ख़त्म हुई वो मुसलमान, और इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर। ये तो अजीब-ओ-गरीब बात है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह के फ़ैसले करेंगी तो जो उम्मीद है लोगों से, आखिरी उम्मीद, वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर पार्लियामेंट से, ब्यूरोक्रेसी से और अदालत से भी अगर उम्मीद चली जाती है तो फिर वहाँ पर दूसरा माहौल पैदा होता है, फिर लॉलेसनेस पैदा होती है, फिर अनार्की पैदा होती है। लेकिन साजिश क्या है, ज़रा बताइए सर। आप मुझे बताइए कि दंगा करने, उमर खालिद जिस वक्त दंगा हुआ, उमर खालिद उससे पहले और उसके बाद दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो अदालत, पुलिस ये कहती है कि भाई मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 9/11 के वाक़े में जो लोग करवाए थे वो मलेशिया में बैठे हुए थे, तो इस तरह उमर खालिद का मामला है। तो ये जो दलील है ना, ये बेबुनियाद दलील है। तो बहरहाल अब है, सरकार कर रही है, तो उसका क्या इलाज है? तो देखिए, असल में जितना काम अदालतें कर रही है उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है गोदी मीडिया कर रहा है। वही इससे पहले कि अदालत में ट्रायल शुरू हो, गोदी मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाता है। गोदी मीडिया में ट्रायल होकर जुर्म भी साबित कर दिया जाता है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग, आप मुझे बताइए, जो उमर खालिद को टुकड़े टुकड़े गैंग का मास्टरमाइंड बताया गया था, आज तक वो केस सुनवाई नहीं हो रही है। यानी 5 साल हो गए उस केस में, कोई सुनवाई नहीं है। मालूम है इनको कि उस केस में कोई दम नहीं है। तो ये जो तरीक़ा है ना कि जो चाहे बोल दीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। उमर खालिद के केस में जब वो केस चल रहा था JNU वाला, उस केस में हमारा एक चैनल ये कह रहा था कि उमर खालिद कई बार पाकिस्तान गया है, कई बार कश्मीर गया है, कई बार बाहर गया है, इतने कॉल किए हैं उसने। मैंने उससे ये पूछा कि ये बताइए, जिस आदमी के पास पासपोर्ट ना हो वो भी बाहर जा सकता है? तो उसको मालूम हुआ, पहली बार मालूम हुआ कि पासपोर्ट ही नहीं उमर खालिद। तो ये इस तरह की छोटी बातें जो है मीडिया पेश करता है। वो समझता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हमको हम जो चाहें बोले। तो ये जो और यही वजह है कि उसके बारे में जो रवीश कुमार कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, तो गलत नहीं कहते, सरकार की गोद में बैठ गया है। प्रोसेस इज पनिशमेंट, ये तो है ही इसके अंदर। देखिए नहीं, ये पूरा प्रोसेस आप सोचिए कि 1.5 साल लोअर कोर्ट में
जबकि अदालत ये कहती है कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। उल्टा हो गया, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, जेल इज़ ए रूल, बेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये सूरत हाल को तब्दील होना चाहिए। नहीं तो लोग, अगर नई नस्ल का एतमाद जुडिशरी पर से भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, नरसिंहानंद ने इतनी हेट स्पीच दी, जेनोसाइड की बात की मुसलमानों के, उसको क्या हुआ? 1 महीना जेल में रहे, बाद आ गए। और जिन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई हेट स्पीच उनके खाते में नहीं पड़ सकती, उमर खालिद के खाते में, वो 1000 साल से जेल के अंदर बंद है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना हमारी जुडिशरी का। मगर लोकतंत्र की चिंता किसको है, बताइए ना। जो लोग जो है सब पार्लियामेंट में बैठकर वॉइस वोट से फैसले करते हों, जो 3 ये हमारे किसानों से मुताल्लिक़ जो 3 बिल मंजूर हुए थे, या CAA का कानून मंजूर हुआ था, या आर्टिकल 371 का एब्रोगेशन हुआ था, 370 का, वो कैसा हुआ था? आपके यानी मेजॉरिटी के बलबूते पे आपने फैसला कर लिया, ना डिबेट हुआ, ना डिस्कशन हुआ, ना सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, ना स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, आपने वॉइस वोट से फैसला कर दिया। तो जब ये होने लगेगा देश के अंदर, तो सिवाय आप डिक्टेटरशिप के और क्या रह जाएगा? ये जो हम कहते हैं कि हमारे देश दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत है या सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो जमहूरियत में ऐसा होता है क्या? देखिए, उम्मीद तो हमें अपनी नई नस्ल से है, जो बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आई थी। उम्मीद इनसे है कि ये खड़े होंगे तो सब बदल जाएगा। देखिए, किसी भी देश के अंदर पार्लियामेंट से या सत्ताधारी पार्टी से या अपोजिशन पार्टी से उम्मीद नहीं होती है, सिविल सोसाइटी से उम्मीद होती है। हमारे देश की सिविल सोसाइटी जागरूक है और हमें उम्मीद है कि यही सिविल सोसाइटी हमारे देश के अंदर रेवोल्यूशन लाएगी। देखिए, कोर्ट के कई मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट अभी खामोश बैठा हुआ है। 370 पे खामोश बैठा हुआ है, CAA पे खामोश बैठा हुआ है, NRC पे खामोश बैठा हुआ है, और कई फैसले हैं जिस पे खामोश बैठा है। बिल्किस पे खामोश बैठा हुआ है। जिन लोगों को छोड़ दिया गया वहाँ पे, जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे गुजरात में, उस पे खामोश बैठा हुआ है। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है इंडियन जुडिशरी पर। नहीं, बुरा तो देखिए, हुकूमत के कहने से बुरा नहीं लगता है, हमें तो बुरा लगता है उस वक्त में जब ये धारणा बन जाती है समाज की। समाज ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। समाज ये जानने की कोशिश करता है कि उमर खालिद का पिछला रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद कितनी बार जंतर मंतर पर लोगों की समस्याओं को लेकर गए। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद ने PhD किस मौजू पे की, किस सब्जेक्ट पे की। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद ने भीमा कोरेगांव में अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए कितनी बार आवाज़ उठाई, रोहित वेमुला के ऊपर कितनी बार आवाज़ उठाई, कितनी बार ट्राइबल्स के मसले पर आवाज़ उठाई। ये देखने की कोशिश नहीं करता है। बाकी तो आप देखिए मीडिया को, वो तो बाल की खाल निकाल लेता है, लेकिन इस मामले में नहीं, जो कह दिया गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो पत्थर की लकीर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल को बदलना चाहिए। हमारे मीडिया को भी, हमारी पुलिस को भी, हमारे प्रशासन को भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, हमारी जुडिशरी को भी मानना चाहिए कि जो सरकार में बैठे हुए वो हमेशा रहने वाले नहीं है। वो आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर जिन पर भरोसा है देश की डेमोक्रेसी का, जिन पर भरोसा है लोकतंत्र का, अगर वो भी पत्ते हवा देने लगेंगे तो फिर हम किस देश की और किस बात की कल्पना करेंगे? सर, इस तरह नहीं, देखिए, आगे की रणनीति मैंने अभी बताया कि 14 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं इंडिया एजुकेशन सेंटर में। वहाँ भी यही सब सवालों को उठाएंगे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर रास्ता यही होता है। लोकतंत्र के अंदर आपको आवाज़ उठाने का, बात करने का, पब्लिक ओपिनियन को बदलने का रास्ता होता है। हम वो काम करते रहेंगे।